Assalamualaikum students. Start in the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3, उसका फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है स्टूडेंट? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की ऐसी पावर जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपको पता है जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम किसका नाम देते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम देते हैं। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है स्टूडेंट, इसको हर एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ए बी और बी बी। अब जिसकी पावर ज्यादा है, मिसाल के तौर पर बी की पावर है 3 और ए की पावर है 2, तो बी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू ए। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को कहते हैं। जो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और किस इलेक्ट्रॉन को? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। स्टूडेंट अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये लाइनस पॉलिंग ने, अमेरिकन केमिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब ये एग्जांपल आप इसको रिलेट कर सकते हैं टग ऑफ वार। अब टग ऑफ वार यानी कि रस्साकशी में दो ग्रुप आपस में रस्सी को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जिसकी पावर ज्यादा होती है वो इसको क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर ये वाला ग्रुप जो है ये ज्यादा पावरफुल है तो ये रस्सी को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब रस्सी जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो शेयर्ड है। अब शेयर्ड रोप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। स्टूडेंट अगर हम इसकी देखें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट होता है? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट लेस क्वांटिटी है। और ये वाली जो वैल्यूज गिवन होती हैं ये रिलेटिव होती हैं, मेजर्ड नहीं होती, नॉट मेजर्ड ओनली। इसको हम क्योंकि मेजर नहीं कर सकते तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट मेजर्ड। इसको मेजर नहीं किया जा सकता। जस्ट ये क्या होता है? एक रिलेटिव नंबर होता है। स्टूडेंट ये सिर्फ बॉन्डेड एटम के ऊपर अप्लाई हो सकती है, आइसोलेटेड एटम के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। अगर आइसोलेटेड के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करनी है तो आइसोलेटेड एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम नहीं दे सकते। स्टूडेंट ये एक फर्जी वैल्यू होती है जो हाईएस्ट किसके लिए रखी गई है? फ्लोरीन के लिए। और फ्लोरीन से बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करके बाकियों की निकाली जाती है। और सबसे जो लोएस्ट है वो किसकी है स्टूडेंट? सीजियम की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेंज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ चेंज होती रहती है। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp, स्टूडेंट इसको हम बाकी आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो sp3 में इसका s करेक्टर कम है, s करेक्टर इसमें 25% होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर एटम की कम होती है। फिर sp2 जब हाइब्रिडाइज्ड होता है उसमें उसकी ज्यादा होती है। और यहाँ पर तो s करेक्टर जो है वो 50% है, s करेक्टर। तो 50% s करेक्टर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है स्टूडेंट? ज्यादा होती है। जितना s करेक्टर ज्यादा होता जाएगा उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। इसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज हो किसी भी एटम का तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब जैसे आयरन +3 आयन है, आयरन +2 आयन, जब ये बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं तो आयरन +3 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू आयरन +2। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट कम होगी। यानी कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स में स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर जो है वो इसका है साइज ऑफ एटम्स, सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज और थर्ड फैक्टर जो है वो है इसका शील्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट फैक्टर ये है कि स्टूडेंट जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसकी रीजन क्या है कि जैसे साइज इंक्रीज होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। न्यूक्लियस यानी कि उनको इजिली होल्ड नहीं कर सकता, दूर होने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर कम लगती है। अब जब
साइज ज्यादा होता जाएगा तो मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन को या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वो कम अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जिसके एटम का साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। स्टूडेंट इसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज जैसे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक न्यूक्लियर चार्ज 1/1 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से फिर साइज भी क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। इस वजह से इन फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इसका इनवर्स रिलेशन है। स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स, तो इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपलियन भी इंक्रीज होगी। जब रिपलियन इंक्रीज होगी उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। तो साथ में साइज भी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वन अगर हम आ जाए इसका पीरियोडिक ट्रेंड ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर, तो स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसकी रीजन क्या है, इसमें दो रीजन हैं। एक तो जब डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पर आपने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे और साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ में साइज भी स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने से आपको पता है कि दोनों फैक्टर जब इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा या साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। स्टूडेंट इसके साथ साथ जो है एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है। अगर हम बात करें फ्लोरीन से, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का ऑलमोस्ट 35 होता है, अप टू सो ऑन। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये दो फैक्टर जो हैं ये इस फैक्टर के ऊपर क्या आ जाते हैं, डोमिनेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है हेलोजेंस की। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो देखें फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है 4.0, ठीक है, और क्लोरीन की 3.16 या 3.2, और उसके बाद है स्टूडेंट 2.8 किसकी होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है। उसके बाद आयोडीन की 2.5 और एस्टाटीन की 2.2। स्टूडेंट इसके बाद है हम अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज होती रहती है। इसकी रीजन क्या है, इसकी भी स्टूडेंट दो रीजन है। एक है न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना, साइज का डिक्रीज होना, और शील्डिंग इफेक्ट का कांस्टेंट रहना। क्योंकि स्टूडेंट इनर इलेक्ट्रॉन ग्रुप के अंदर कांस्टेंट रहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होता है। तो ये इन दोनों फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा रिलेशन होता है स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर पीरियड नंबर आप किसकी बात करें, सेकंड पीरियड। अब ये एलिमेंट्स जो हैं कि ये कुछ सेकंड पीरियड के हैं, सोडियम से लेकर क्लोरीन। तो इनका जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और इनका साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सोडियम की देखें तो 0.93 है और क्लोरीन की देखें तो 3.2 है ऑलमोस्ट। स्टूडेंट इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या इंपॉर्टेंस हैं, अब इसको हम स्टडी क्यों करते हैं स्टूडेंट। एक तो हमें ये नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बता देती है कि कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा, कौन सा आयनिक होगा, कौन सा कोवलेंट होगा। इसके बाद मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में भी बता देती है कि कौन सा मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई होती है। तो हम गेस कर सकते हैं
कि कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं हम इससे, इसका फार्मूला है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। और नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट स्टूडेंट कितनी होती है 3.5। अब दूसरा एलिमेंट जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो इसकी नेचर आप बता सकते हैं, सोडियम की देखें 0.93, तो ये कौन सा ऑक्साइड होगा, कोवलेंट ऑक्साइड होगा, आयनिक ऑक्साइड होगा, या पार्शियली कोवलेंट पार्शियली आयनिक ऑक्साइड होगा। तो ये यहाँ से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ। स्टूडेंट इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, कौन सा कोवलेंट होगा, और कौन सा पोलर कोवलेंट होगा, और फिर कौन सा नॉन पोलर कोवलेंट होगा। तो स्टूडेंट नेचर ऑफ बॉन्ड को गैस करने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फिर इनका हम निकालेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एटम है, एक ए और एक बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और बी की 2.0 है, तो इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 - 2 आंसर कितना आ गया 2.0। अब ये 2.0 जो है इसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का नाम देते हैं। स्टूडेंट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कोवलेंट होगा और कौन सा आयनिक होगा। अगर डिफरेंस 1.8 से कम आता है, 1.8 से कम आता है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट। अगर 1.8 से ज्यादा आता है तो वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। जैसे यहाँ पर डिफरेंस अगर 2.0 आ गया तो इसका मतलब है ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.8 है। स्टूडेंट अगर कोवलेंट होगा तो कोवलेंट के आगे फर्दर तो 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम है और 1.7 से लेकर 0.5 है, या इन बिटवीन आप कह सकते हैं कि 1.8 और 0.4 के इन बिटवीन है। इन बिटवीन जब होगी तो 1.8 से छोटा नंबर कौन सा है 1.7, और 0.4 से बड़ा नंबर कौन सा है 0.5। तो ये होगा 1.7 से लेकर 0.5 तक, इसको हम क्या नाम देंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पर आपके पास है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अब आप कार्बन की कितनी होती है 2.5 और क्लोरीन की ऑलमोस्ट होती है 3.2। इनका अगर आप डिफरेंस निकालें स्टूडेंट तो इसका डिफरेंस कितना आता है, ऑलमोस्ट 0.7। अब 0.7 है तो 0.7 जो है वो इस स्केल के अंदर लाई करता है। 0. मतलब 4 से बड़ा है ना, तो 0.4 से बड़ा है तो इसका मतलब है ये कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन और क्लोरीन का पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो 0.4 से कम हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो स्टूडेंट 0 के बराबर हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर। जैसे दो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन क्लोरीन, इस क्लोरीन की भी कितनी है 3.2 और इसकी भी कितनी है 3.2, दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 0 आएगा, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.8 आ जाए तो वो 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट होता है। अगर इसी तरह से स्टूडेंट 0.4 आ जाए तो ये भी 50% क्या होता है, पोलर कोवलेंट होता है, और 50% क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट होता है। अच्छा इसमें आप एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो दोनों की दोनों सेम सिमिलर एटम है, यानी कि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक के अंदर हमेशा याद रख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर, हमेशा नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आता है 0, इसी वजह से उसको हम किसका नाम देते हैं, नॉन पोलर का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये KCl है। अब KCl में आपको पोटासियम की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोटासियम की 0.82 है, क्लोरीन की 3.16 है। जब इनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आता है 2.34।
2.34 1.8 से ज्यादा है तो इसका मतलब है ये कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसी तरह से HCl भी निकाल सकते हैं कि HCl के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा। H की कितनी होती है 2.2 और क्लोरीन की कितनी होती है 3.16। अब इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0.96। आप देखेंगे कि 0.96 1.8 से कम है तो इसका मतलब है बॉन्ड तो कौन सा है, कोवलेंट। अब कोवलेंट में से फिर कौन सा है, आयनिक है, पोलर है या सॉरी नॉन पोलर है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये कौन सा है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज्यादा है तो ये कौन सा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसको हम किसका नाम देंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये इसकी इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड की नेचर क्या होगी, कि वो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, आयनिक होगा या फिर कोवलेंट होगा। नेक्स्ट वन है कोवलेंट कैरेक्टर। अगर किसी भी बॉन्ड का हम फाइंड करना चाहते हैं कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट वो कोवलेंट है, कितने परसेंट वो आयनिक है। स्टूडेंट इसके लिए हम एक रूल होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, फजन रूल्स का नाम देते हैं। इसकी मदद से हम कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो स्टूडेंट किसी भी कैटाइन की जो पावर होती है एनाइन को पोलराइज करना, उसको हम नाम देते हैं पोलराइजिंग पावर। जैसे ये कैटाइन है, ये इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके न्यूक्लियस को क्या कर रहा है स्टूडेंट, रिपेल कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, कैटाइन के अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन कैटाइन की तरफ आ जाते हैं और एनाइन का जो न्यूक्लियस है वो कैटाइन से दूर चला जाता है। अब इस एनाइन को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइज्ड एनाइन का नाम देते हैं। और ये किसकी वजह से पोलराइजेशन हुई, कैटाइन की वजह से। तो ये कैटाइन की जो पावर होती है इसको पोलराइज करने की, इसी पावर को हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, पोलराइजिंग पावर। अच्छा, इसमें अब इसका कितनी पोलराइजिंग पावर होगी किसी भी कैटाइन की, एक तो इसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना कैटाइन स्मॉलर होगा उतना उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब स्मॉल कैटाइन होता है तो उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से उसके ऊपर चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा हो जाती है और उसकी पोलराइजिंग पावर भी स्टूडेंट क्या हो जाती है, ज्यादा। जितना इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसमें प्रोड्यूस करेगा। यानी कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसके अंदर पोलैरिटी भी ज्यादा होगी और इसकी हम कहेंगे कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। स्टूडेंट यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी बुक में 3 हैलाइड गिवन है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इनमें सबसे जो सोडियम क्लोराइड है वहां पर इसका चार्ज कितना है स्टूडेंट, +1 है, ठीक है, +1, और इसका कितना है +2, और इधर कितना है इसका +3, और साइज भी डिक्रीज होता जा रहा है। अगर चार्ज की बात करें चार्ज कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है +1 से +3। साइज की बात करें तो साइज भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, साइज नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका ज्यादा है इसका कम है। तो चार्ज टू साइज रेशो एल्यूमिनियम की क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है, सोडियम की कम है। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये मोर कोवलेंट कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन हम पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, और पोलराइजेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ना वो किसके ऊपर अप्लाई होती है, वो किसी एनाइन के ऊपर अप्लाई होती है, यानी कि नेगेटिव आयन। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक एनाइन को आप कितनी इजीली पोलराइज कर सकते हैं। तो जितनी इजीली आप उसको पोलराइज कर सकते हैं उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट अगर एनाइन स्मॉलर एनाइन है तो उसको वो लेस पोलराइजेबल होगा, अगर उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। ये कैटाइन के अपोजिट आ रहा है। इसी तरह से अगर लार्जर एनाइन है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल आपको अगर हम दें तो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों में कैटाइन तो सेम है, इसमें भी सोडियम है इसमें भी सोडियम है। फ्लोराइड के अंदर लेस कोवलेंट कैरेक्टर है, वजह क्या है, इसका साइज जो है वो स्मॉल है, स्मॉल साइज, और क्लोराइड का साइज क्या है, ज्यादा है। तो इसी वजह से क्लोराइड के अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा।
ये बात आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा और इसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, और सोडियम और क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो उसमें आयनिक करैक्टर भी क्या होगा, कम होगा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। स्टूडेंट ये प्रूव है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब ये 4 रूल्स हैं स्टूडेंट। अब साइज ऑफ केटाइन जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर के क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लें, लिथियम टू पोटासियम साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो उनका कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कोवलेंट कैरेक्टर का चार्ज केटाइन के चार्ज के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल की सोडियम टू एल्यूमिनियम, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एनाइन का अपोजिट होता है, एनाइन का साइज अगर बढ़ता जाएगा, जैसे फ्लोराइड और आयोडाइड की एग्जांपल दें, तो आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा होता है। इसका साइज बड़ा होने से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, कोवलेंट कैरेक्टर भी उसका ज्यादा होता है। इसके चार्ज के अपोजिट होता है, जैसे ऑक्साइड और फ्लोराइड है, ऑक्साइड का चार्ज -2 होता है, फ्लोराइड का -1 होता है। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, लेस कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा और ये वाला ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।